इस बार राहुल गांधी का दौरा है राजगीर का, और साथ ही साथ गया जी भी राहुल गांधी जाएंगे। और इस दौरे पर उनका खास फोकस है महिलाओं पर, और खास तौर पे जो माई बहन सम्मान योजना जो शुरू की है कांग्रेस ने, उसको लेकर राहुल गांधी का इस बार फोकस रहेगा। और इसी सिलसिले में राहुल कल गया जी में महिलाओं से मुलाकात करेंगे, और खास तौर पे गरीब तबके की जो महिलाएं हैं उनके साथ राहुल गांधी का संवाद होगा। इसके अलावा राहुल गांधी राजगीर जब जाएंगे तो वहां पर वो ओबीसी समुदाय से बात करेंगे। तो राहुल गांधी का गया जी का और राजगीर का दौरा तय है। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे से पहले एक बड़ा अपडेट ये आया है कि अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा उनको याद दिलाया है कि जब हमारे साथ आपने जब जातिगत सर्वे करवाया था और उस समय जब हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए, तो उस फैसले को लागू करवाने को लेकर तेजस्वी यादव ने अब एक बार फिर नीतीश सरकार के सामने अपनी मांग रखी है, और ये कहा है कि उस फैसले को तो जिस तरह से अदालत से खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब आप और उसके लिए जो जरूरी कदम उठा सकते हैं, 9वीं अनुसूची वगैरह का जो सहारा ले सकते हैं, उन सब की याद आज तेजस्वी यादव ने दिलाई है। तो तेजस्वी यादव भी एक तरह से फिर से दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यही बात करने आ रहे हैं, और इन सबके बीच आज पटना में फिर से छात्र उतर गए सड़क पर, और उनका जो मुद्दा था डोमिसाइल नीति को लेकर, जिसके बारे में तेजस्वी यादव पहले ही ये वादा कर चुके हैं युवाओं से। मार्च में उन्होंने ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे, यानी यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को नौकरी में, शिक्षा में, अन्य संस्थाओं में, सब में हम प्राथमिकता देंगे। इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हमने बाकायदा सारे विद्वानों से जानकारी लेकर इस फैसले को किया है। वहीं अब तक नीतीश सरकार ने इस फैसले पर कोई कदम नहीं उठाया, तो आज छात्र जो हैं वो बिहार की सड़कों पर उतर आए। और इन सारे माहौल के बीच में जो राजनीतिक गहमा गहमी है, उसके बीच में नीतीश कुमार अब याद कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति को। जेपी को नीतीश कुमार ने याद किया। आपको मैं बता दूं कि आज जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था जेपी ने, उसकी याद में आज नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिले राज्यपाल से, और इस मौके पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, यानी जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट आया है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार को अब ये संपूर्ण क्रांति क्यों याद आ रही है, और क्यों, अगर संपूर्ण क्रांति याद आ रही है तो उस समय के साथी क्या नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहे हैं। तो बिहार को लेकर इस समय बहुत सारे अपडेट जो सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच कल जब राहुल गांधी पहुंचेंगे गया जी तो, और राजगीर, तब कैसा वहां का माहौल होगा ये भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी से वहां पर बीजेपी का विरोध जो है शुरू हो चुका है। खास तौर पे राहुल गांधी का जो नरेंद्र सरेंडर वाला बयान था, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने अब बहुत हमला किया है, और कहा है कि इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया इमरजेंसी के वक्त, और नेहरू जी ने चीन के सामने सरेंडर किया, राजीव गांधी ने कहा सरेंडर किया। सबकी गिनतियां यहाँ पर जीतन राम मांझी ने गिना दी। तो फिर ऐसे में राजेश राम, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला, और उन्होंने जीतन राम मांझी को याद दिला दिया कि आपकी पृष्ठभूमि क्या थी और आपकी राजनीतिक विचारधारा पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। बहुत सारी हलचल जो बिहार में चल रही है, उसमें ये जो नोक झोंक है, इसका एक अलग असर देखने मिल रहा है। हालांकि इस बीच बिहार में एक जो गंभीर मामला हुआ मुजफ्फरपुर का, और उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इस्तीफा मांगना तो दूर, वो इस पर कुछ बोल नहीं रहे। कार्रवाई जरूर नीतीश सरकार कर रही है, लेकिन मंगल पांडे का क्या रुख है वो अभी तक सामने नहीं आया। उनको बंगाल में क्या कुछ हो रहा है इसकी फिक्र है, वो उसको लेकर ट्वीट करते हैं। अभी कर्नाटक बेंगलुरु में जो कल भगदड़ हुई, उसको लेकर भी मंगल पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तो इस तरह से काम करती है, उसमें संवेदनशीलता है नहीं, जिसका जवाब अब कांग्रेस ने भी दिया है। कांग्रेस के जो ट्वीट है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही बहुत सारे हंगामे नए नए खड़े हो रहे हैं। पहले देख लेते हैं कांग्रेस का ट्वीट। मेरा ख्याल है ट्वीट आने में वक्त है, तो हमारे साथ आज की चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले हमेशा हंगामा खड़ा हो जाता है, और इस बार तो एक नहीं 3-4 तरह के नए नए हंगामे खड़े हो गए हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी जो एक खत लिख दिया है नीतीश कुमार को आरक्षण को लेकर,
और खुद राहुल गांधी जब वो पहुंच रहे हैं गया जी और राजगीर, जो बताया जा रहा है, जिसमें वो ओबीसी के लोगों से मुलाकात करेंगे, गया जी में वो महिलाओं से मुलाकात करेंगे। राजेश राम खुद इस समय पहुंच चुके हैं गया जी। और देखिए, ये जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रही थी, ये कल का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, उसके बारे में कांग्रेस ने लिखा है कि अब हमारी आवाज गूंजेगी संविधान की ताकत बनकर। कांग्रेस ला रही है संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जहां न्याय, सम्मान और बराबरी की रोशनी उन तक पहुंचेगी जिन्हें दशकों से अंधेरे में रखा गया। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है और हमारा अस्तित्व है। उसके बाद दिया हुआ है स्थान राजगीर, अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र राजगीर, तारीख 6 जून 2025, समय सुबह 10:30 बजे। आइए जुड़िए उस आंदोलन से जो आपके हक को लौटाएगा और संविधान की शपथ को फिर से जीवंत बनाएगा। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, जो संविधान की बात फिर से आ गई है, और ये जो चल रहा है कि राहुल गांधी जो हमेशा संविधान हाथ में लिए हुए और बताते हैं कि ये बीजेपी की विचारधारा इसके खिलाफ कैसे जा रही है और हम कैसे संविधान की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं बिहार, और एक बार फिर जो संविधान का सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने और बिहार कांग्रेस ने, और बता दिया है लोगों को कि आइए आप जुड़िए, आप जुड़ेंगे तो आपके हक की आवाज जो है वो उठेगी। क्या कहते हैं अमलेंदु जी, क्या राहुल गांधी के पहुंचने से पहले बिहार में ये जो माहौल बन गया है, और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परसों बकरीद मनाई जा रही है और कल जो है तमाम लोग जुटेंगे। हालांकि पहले ये कार्यक्रम होने वाला था मई में और उसको जो कैंसिल किया गया। अभी तो सभागार का हम लोग नाम भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पर हो रही है ये सम्मेलन, कहाँ पर हो रहा है। पहले ये सम्मेलन जो नहीं, इसके लिए जगह मिल पा रही थी, तो राहुल गांधी का दौरा ही इसके लिए अब मतलब बाद में कराया गया, विलंबित कराया गया। अब लेकिन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, संविधान का सवाल फिर से खड़ा हो रहा है और ऐसे में बीजेपी और नीतीश कुमार क्या जवाब दे पाएंगे? संविधान का सवाल फिर से बिल्कुल खड़ा हो गया है और ये सवाल खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक बीजेपी है तब तक ये संविधान का सवाल बना रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता जी। पार्टी की जो मूल मानसिकता है वो मूल मानसिकता ही संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो 400 पार का नारा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया, उसके मूल में भी ये संविधान को खत्म करना ही उसका लक्ष्य था। और ये कोई हम्म। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है बीजेपी ने इस तरह की कोई बात की। इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। उसका भी लक्ष्य संविधान पर चोट करना था। जब ये संविधान जी। बन रहा था, उस संविधान बनते समय भी बीजेपी के जो पुरखे रहे, मानसिक पुरखे जो हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये मनुस्मृति संविधान होना चाहिए और कोई विदेशी जो है उससे लिया गया संविधान कैसे हमारा संविधान हो सकता है, ये उनकी तरफ से कहा जी। गया था। तो उसको लगातार ये चीजें हुई थी। तो अब ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समिता जी, कि ये संविधान का सवाल फिर से बना हुआ है और ये संविधान का सवाल मौजूद है और ये बना भी रहेगा। और इसलिए और बन जाता है कि एक तो आज जिस तरीके से 5 जून है और जैसा आपने बताया कि आज नीतीश कुमार जो है वो याद कर रहे हैं जेपी को, लेकिन जेपी को जी। याद कर रहे हैं तो जेपी के किन सिद्धांतों पर नीतीश कुमार चल रहे हैं ये भी नीतीश कुमार को बताना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो कल पहुंच रहे हैं समिता जी, उस राहुल गांधी का दौरा जो है, हालांकि ये जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, ये पहले मई में होना था और जब वहां हम्म। अनुमति नहीं मिली कार्यक्रम करने की, तब ये जो था जून में ट्रांसफर हुआ, तब ये जून में दौरा हुआ। अब 2 जगह राहुल गांधी के दौरे हैं, राजगीर और गया जी, दोनों जगह राहुल गांधी जाएंगे और वहां संविधान जी। से संबंधित बातें भी अपने रखेंगे। तो संविधान का मसला तो निश्चित तौर पर बना रहेगा। बिहार में एक बड़ा मसला बिहार चुनाव में ये बनेगा। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो हैं वो किस तरीके से संविधान के मसले पर राहुल गांधी को कोई शिकस्त दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, या किस तरीके से उसका सामना कर पाते हैं। हालांकि यहाँ ये भी रेखांकित करना जरूरी है समिता जी कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में कम से कम संविधान का मसला जो था वो नहीं चल पाया था और वहां एनडीए को बड़ी सफलता उसमें मिली थी। लेकिन एनडीए को सफलता मिलने के बाद और जिस तरीके से लगातार इस 1 साल लगभग होने को आ रहा है, 4 जून को ही परिणाम आए थे, आज 5 जून है, 1 साल परिणाम आए हुए हो जी। गए। अब तक जो मोदी सरकार की कारगुजारियां रही हैं, उनको देखते हुए अब संविधान पे खतरे वास्तव में अब जो है दिखने लगे हैं और लोगों को साफ समझ में आने लगा है कि अगर ये वास्तव में 400 पार हो जाते तो ये संविधान बदल देते। तो अब बिहार में भी समिता जी जब संविधान मुद्दा बनेगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव से परिस्थितियां अलग होंगी, क्योंकि अब लोगों के सामने ये है कि ये सरकार किस तरीके से अगर 400 पार कर जाती है मोदी जी की, तो संविधान किस तरीके से जमींदोज कर दिया जाता। तो निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव में मुझे लगता है कि संविधान एक बड़ा मुद्दा रहेगा और राहुल गांधी इस मुद्दे को करवाने ही जा रहे हैं।
जी, बिल्कुल। और उसके पहले आप याद करिए तो राहुल गांधी बिहार लोकसभा चुनाव के पहले भी पहुंचे थे, लेकिन तब नीतीश कुमार ने वो ताज़ा-ताज़ा पाला बदले हुए थे, तो इसलिए उनका असर बना हुआ था और इसीलिए लोगों ने फिर से एनडीए पर भरोसा दिखा दिया बिहार में। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ये हाल नहीं रहेंगे और वैसे भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के हालात काफ़ी अलग होते हैं, लोग अलग-अलग मुद्दों पर वोट करते हैं और उस समय जो भी माहौल रहा है, लेकिन अभी का जो माहौल है ये पूरी तरह से नीतीश सरकार के विरोध में दिखाई दे रहा है और मोदी के विरोध में दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बात केवल बिहार की नहीं है, बात केवल पूरे देश की भी है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको हर जगह का जो युवा है, हर जगह की जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबको इस तकलीफ को महसूस कर रही हैं। और राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर इसी तरह मिल रहे हैं, लेकिन बिहार आकर उनका मिलना इसलिए खास मायने रखता है क्योंकि बिहार में अब तक कांग्रेस उस तरह से उतरी नहीं थी मैदान में चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल कांग्रेस में बिहार की इकाई जो है उसने बहुत ही मजबूती के साथ अब अपने आप को जो प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और इसीलिए वो जो सारी तैयारियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि 5 महीने में 5 बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य में हर महीने राहुल गांधी का इस तरह से दौरा हुआ हो। मेरा ख्याल है बिहार ही इसमें एक अपवाद है जहां पर लगातार राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने कल उनको जाना है, लेकिन आज इसके पहले उनका एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि खर्च और कर्ज दोनों को लेकर कि किस तरीके से जो आंकड़े जो बता रहे हैं कि कैसे गरीबी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने लिखा है, आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले 1 साल में टू व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई। वहीं मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा का खर्च, लगभग हर चीज महंगी होती जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस आर्थिक दबाव की हकीकत है जिसके नीचे हर आम भारतीय पिस रहा है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट्स की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो, जो सही सवाल पूछे, हालात को समझे और जिम्मेदारी से जवाब दे। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो हर भारतीय के लिए काम करे, न कि सिर्फ कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के लिए। ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है अमलेंदु जी, अब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे भारत के लिए है, एक जैसे हालात जो बता रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव के मायने में, मतलब उसके संदर्भ में इस ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे तब जबकि आज बिहार का युवा फिर से सड़क पर है, फिर से मांग की गई नीतीश सरकार से कि आप हमको डोमिसाइल की का आश्वासन दीजिए। जो छात्र हैं दिलीप कुमार, जिनके नेतृत्व में आज हजारों छात्र उतरे थे पटना की सड़कों पर, उन्होंने कहा था कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। हमारे लिए ये रोजगार और अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। तो यहाँ रोजगार और अस्तित्व की बात कर रहा है बिहार का युवा, और वहीं राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे खर्च भी बढ़ रहा है, कर्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी घट रही है और केवल कुछ लोगों के हाथों में सारी पूंजी आती जा रही है। ये जो राहुल गांधी का स्टैंड है, ये कल के उनके दौरे से पहले और आज के इस आंदोलन के दौरान क्या मायने रखता है? देखिए समिता जी, ये काफी मायने रखता है। एक तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, वो राहुल गांधी का ट्वीट हालांकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन बिहार में उसकी अहमियत और ज्यादा हो जाती है। और इसलिए हो जाती है कि जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर रोजी और रोटी जो है और रोजगार जो है वो अगर मुद्दा बन रहा है, चाहे राष्ट्रीय पैमाने पर हो, तो वो काफी ज्यादा है। और बिहार में इसलिए कि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है और बिहार से लोग जो है वो पूरे देश भर में जाते हैं नौकरियों की तलाश में। और अगर बिहार ठीक ठाक हो, वहाँ नौकरियां हों और रोजगार के साधन हो, तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाएंगे नौकरी करने के लिए? कोई भी व्यक्ति सर जी बाहर तभी जाता है जब उसको अपने घर में नौकरी नहीं मिल पाती या रोजगार के साधन नहीं होते हैं, जी, तभी लोग बाहर जो है वो जाते हैं। तो आज अगर देखा जाए समिता जी, तो अभी तक छत्तीसगढ़ जो था, मतलब विभाजित होने से पहले, राज्य बनने से पहले, तो छत्तीसगढ़ ही जो थे वो सबसे ज्यादा समझे जाते थे कि वो बाहर जाते हैं और मजदूरों के रूप में पहचान जो थी वो छत्तीसगढ़िया होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले एक तरह से कहा जाए कि 20 वर्षों में, जिसमें अधिकतर समय जो है वो नीतीश कुमार ही रहे हैं, बिहार जो है वो उसकी पहचान एक पलायन वाले राज्य की हो गई है। और इसी को लेकर अभी जो थोड़े दिन पहले कन्हैया कुमार की एक यात्रा निकली थी, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, वो भी इसीलिए थी। और आज जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, वो भी इस पलायन से
से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ते हैं। अगर सुमित्रा जी गाड़ियों की बिक्रियां कम हो रही है, चाहे वो कारों की हो, चाहे वो दोपहिया वाहनों की हो, चाहे तिपहिया वाहनों की हो, जाहिर सी बात है कि इसका मतलब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम क्यों हो रहा है? चूंकि मांग नहीं है। मांग नहीं है तो रोजगार नहीं, उत्पादन, अगर मांग नहीं होगी उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा। ये तो जो संस्थागत रोजगार है समिता जी, उसकी बात है। लेकिन संस्थागत जी। रोजगार से जुड़े हुए जो और रोजगार होते हैं, उनमें किस तरीके से कमी आती है? अगर कोई एक फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री में सीधे सीधे रोजगार तो होता है, मान लीजिए 500 लोगों को मिला, लेकिन उन 500 लोगों हुँ। के रोजगार के जरिए 5000 लोगों के और छोटे रोजगार पैदा होते हैं, जो उस फैक्ट्री के बाहर होते हैं। तो कुल मिलाकर 500 का अगर रोजगार है, तो वो जाकर वो 5500 या 10,000 तक जाकर वो एम्पलीफाई होता है। फिर उसके बाद मकानों के किराए होते हैं। तो ये एक तरीके से रोजगार की एक प्रक्रिया जो है, मतलब ट्रिकल डाउन थ्योरी भी जिसको कहा जाता है, ये सब चलती है। तो जब ये कमी हो रही है, तो इसका मतलब कि वो ट्रिकल डाउन जो रोजगार था, उसमें भी कमी हो रही है। तो राहुल गांधी ने साफ बताया है कि इस सरकार की नीतियों के चलते किस तरीके से रोजगार कम हो रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है। हुँ। वैसे ही हम उत्पादन में पिछड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां हमारे यहाँ कम है, हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान कम देते हैं, हम असेंबल पर या तो ध्यान देते हैं, या फिर हम बाहर से लाकर जो है वो सेवा क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। और राहुल गांधी लगातार यही बात कहते रहते हैं कि हमको उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से चीन ने अपना उत्पादन बढ़ाया, तो हमको उत्पादन बढ़ाना होगा। तो ये समझता है कि सिर्फ देश के लिए सवाल नहीं है, ये बिहार के लिए भी, और बिहार से इसलिए ज्यादा जुड़ जाता है क्योंकि बिहार में पलायन ज्यादा है। तो राहुल गांधी का यह मसला निश्चित तौर पर बढ़ेगा। दूसरी तरफ समिता जी, बिहार में एक और खबर है, उसका जिक्र करना भी यहाँ जरूरी रहेगा, क्योंकि वो भी राहुल गांधी के दौरे से पहले है। बिहार में जी। शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है सुनील कुमार। और वो कल जो थे, वो हुँ। पटना में जो जेडीयू का कार्यालय, वहां गए थे, और वहां उनको शिक्षकों और छात्रों के जबरदस्त विरोध का सामना करना जी, पड़ा। और जैसे ही बिल्कुल। वो पहुंचे, वो गाड़ी उनकी छात्रों ने, शिक्षकों ने घेर ली, और वो दौड़कर जो थे वो कार्यालय में घुस गए, और वहां उन्होंने अपने को इस तरीके से कमरे में छिपाया। लोग बाहर नारेबाजी करते रहे, फिर किसी तरह से निकलकर वो फिर बाहर आए, तो फिर उनको घेर लिया गया। और ये हुआ कि वहां पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस सुरक्षा में उनको ले जाया गया। ये वहां से, बिहार से हुँ। खबर है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी नाराजगी रोजगार को लेकर है। अगर छात्र जो हैं आज बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी वहां जाकर रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि जदयू के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको किस तरीके से छात्र और शिक्षक जो है वो घेर रहे हैं। तो यानी बिहार जी। में ये मसला बड़ा बनने वाला है, और ये किसी सिंदूर से या किसी मंदिर से ये जो मामला दबेगा नहीं, ऐसा लग रहा है समिता जी। जी, बिल्कुल। और राहुल गांधी इस मामले को उठाने आ ही रहे हैं। और कल जब राहुल गांधी पहुंचेंगे पटना और गया जी जब जाएंगे और राजगीर में जो सम्मेलन करेंगे, उसमें खबर ये भी है अमलेंदु जी कि अब कन्हैया कुमार ने जो पहले एक जो यात्रा हुई है 1 महीने की, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, उसका अब एक और चरण जो है, दूसरा चरण भी कल से उसकी भी प्लानिंग हो रही है कि उसको फिर से शुरू किया जाए और उसको बाकी उन जिलों में ले जाया जाए जहां पर अब तक वो यात्रा नहीं गई थी। तो इधर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अपनी एक नई मुहिम में लगी हुई है। राहुल गांधी जो है बार बार बिहार आकर अलग अलग जगहों पर जाकर, कहीं वो ईबीसी से मिल रहे हैं, कहीं ओबीसी छात्रों से मिल रहे हैं, महिलाओं से कल वो मिलेंगे। और युवाओं के लिए जो जिस तरह से ये नई नई यात्राएं जो चल रही हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि इस बार हर तबके तक पहुंचने का इंतजाम कांग्रेस ने कर लिया है। और वहीं तेजस्वी यादव भी जो घूम घूम कर पूरे बिहार में पहले ही दौरा कर चुके हैं। 11 जून को बताया जा रहा है कि लालू जी के जन्मदिन से वो फिर से वो एक नए दौरे पर निकलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी है। और क्या कुछ है उस ट्वीट को एक बार देखते हैं, क्या कुछ लिखा है नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने और क्या मांग रखी है। यहाँ पर तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को भी बिहार की न्यायप्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। ये जो ट्वीट है अमलेंदु जी, ये कितना अलार्मिंग है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि कल का जिक्र आपने किया कि कैसे शिक्षा मंत्री को समझा दिया छात्रों ने कायदे से कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो इसी तरह की नारेबाजी का सामना करना पड़ेगा और पुलिस सुरक्षा के घेरे में निकलना पड़ेगा। और अब जो तेजस्वी यादव यहाँ पर लिख रहे हैं कि 65% की जो हमने वो किया था इंतजाम, वो आपकी विफलता के कारण नहीं हुआ, लेकिन अब हमको जो करना है वो हम करेंगे। लेकिन उनको साथ में जो एक बड़ा पत्र लिखा है, वो पूरा पत्र हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उस पत्र में तेजस्वी यादव ने यही लिखा है कि आप कम से कम
जो पहले बात हमारी हुई थी आप उसको लागू करिए, वरना हम जो हैं हम उसको करवाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। ये जो चिट्ठी है ये कितने खतरे की घंटी जैसी है। देखिए सविता जी, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, चूंकि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और नीतीश कुमार भी उनके कार्यक्रम में मौजूद थे, तो नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने के लिए बड़ा जोर से धन्यवाद जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया कि साहब इन्होंने बहुत बड़ा जी। काम किया है और जातिगत जनगणना कराएंगे। और जनता को जो उपस्थित थी उसको बड़ा आदेश देकर कहा कि खड़े हो जाओ, सब उठ उठ के खड़े हो जाओ, इनका स्वागत करो। तो यानी नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी की पालकी ढोने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। लेकिन हम्म। जो मुद्दों की बात है, उन मुद्दों पे नीतीश कुमार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार जो है वो भी अब कोई खेल कर सकते हैं एनडीए के साथ और अपने पुत्र निशांत कुमार को लेकर जो है वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये भी खबर आ रही है, लेकिन वो जब तक जी। खबर आएगी तब तक आएगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घेरा है, तो वो उनको घेरा इसी मसले पर है कि भाई आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए कि जो जातिगत सर्वे कराया गया था उसके आधार पर नौकरियों को बढ़ाए जाने की बात थी, 9वीं अनुसूची में उसको हम्म। शामिल करने की बात थी। इस पर आपका क्या रुख है और भारतीय जनता पार्टी इस पे आपके कितने साथ है? आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हाथ उठा रहे थे और कह रहे थे उठकर सब खड़े हो जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी हम्म। इस मसले पर आपके साथ कितना है? तो यानी यहाँ नीतीश कुमार को बेनकाब करने की जो है वो ये चिट्ठी जो है वो उसका एक प्रयास है तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई ये आदमी तो हम्म। आरएसएस और बीजेपी का पालकी हो रहा है, ये कहाँ जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर मजबूर हुए सामाजिक न्याय शब्द इस्तेमाल करने के लिए बिहार जाकर, तो समृता जी ये भी इंडिया गठबंधन और संविधान के जो मसला है उसके जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसके दबाव में ही ये हुए। यानी ये समझ में आने लगा है एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को भी कि सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना ये बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है और इस पर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एनडीए बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो चिट्ठी लिखी है तेजस्वी यादव ने, जाहिर सी बात है कि तेजस्वी की चिट्ठी पर नीतीश कुमार कोई निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं। ये तेजस्वी भी हम्म। जानते हैं, हम भी जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसको तेजस्वी यादव ने जनता के सामने लाने का प्रयास किया है कि भाई इस आदमी को देख लो, ये जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो आज जेपी को याद कर रहा है, जो अपने को समाजवादी कहता है, ये किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी की पालकी हो रहा है और इन मुद्दों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बगलगीर है, ये बताने का प्रयास तेजस्वी यादव ने जनता को किया है। चिट्ठी भले ही नीतीश कुमार के नाम है, लेकिन संदेश जनता के नाम है। जी बिल्कुल, और ये चिट्ठी नीतीश कुमार को भेजी गई और साथ ही साथ आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर बाकायदा पोस्ट भी हुई है ताकि जनता भी पढ़ ले कि नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि आप आरएसएस और बीजेपी की पालकी ढो रहे हैं। यानी नीतीश कुमार को यहाँ पर कहार बना दिया है कि आप उनका बोझ जो है आप अपने कंधों पर ले रहे हैं, जबकि आपको लेना चाहिए था कायदे से इस राज्य के युवाओं का बोझ, इस राज्य की जो माताएं बहनें बच्चियां हैं उनका बोझ अपने कंधे पर लेना चाहिए था, उनका भला आपको सोचना चाहिए था। लेकिन नीतीश जी किसका भला सोच रहे हैं? वो भला सोच रहे हैं बीजेपी और आरएसएस का। ये सब इस चिट्ठी के जरिए तेजस्वी यादव ने कह दिया है। उधर नीतीश कुमार ने आज जो राज्यपाल से मुलाकात की और जो इस बारे में जेडीयू ने जो ट्वीट किया है, एक बार उस ट्वीट को भी देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है जेडीयू की तरफ से। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर लिखा हुआ है, जयप्रकाश समय की करवट का नाम है। जयप्रकाश इन्वर्टेड में है और लिखा है जयप्रकाश समय की करवट का नाम है, अंगड़ाई का भूचाल, बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उक्त पंक्तियां आज भी जेपी की प्रासंगिकता का स्मरण कराती हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आज पटना में महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। उक्त अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा और पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट है जिसमें वो रामधारी सिंह दिनकर को याद कर रहे हैं। तो अमनेंदु जी, दिनकर को याद करना, जेपी को याद करना, इतने समय में तो हमने देखा नहीं कि नीतीश कुमार के मुंह से कभी इन लोगों का नाम निकला हो। बहुत सारे भाषण लगातार उन्होंने दिए, बार बार ये कहा कि मेरा उधर जाना गलती था, पलटी मारना गलती था, अब हम नहीं जाएंगे और ललन सिंह के कारण गए।
और फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं कि उनके कारण मैं मुख्यमंत्री बना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए खड़े होकर तालियां बजवाते हैं। आपने इतने सब वर्षों में तो कभी इस तरह से जेपी को याद किया और इस तरह से उनके लिए पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते थे ऐसा तो याद नहीं पड़ता है, किया होगा तो हमें नहीं मालूम। लेकिन अभी इस मौके पर आज अगर वो याद कर रहे हैं जेपी को, तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे जनता ये मानेगी कि आप वही पुराने नीतीश कुमार हैं, या कि जो तेजस्वी यादव ने बता दिया कि आप आरएसएस और बीजेपी की पालकी ढोने वाले नीतीश कुमार हैं? किस नीतीश कुमार को जनता स्वीकार करेगी और किस नीतीश कुमार को जनता रिजेक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिए समिता जी, अब नीतीश कुमार एक तरह से कहा जाए गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गोल पोस्ट सब चेंज करने का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी असलियत सामने आ चुकी है। आपने सिर्फ बीजेपी की पालकी नहीं ढोई, बल्कि आपने वक्फ बोर्ड जैसे मसले पर बीजेपी का साथ दिया। तो आपकी अब ये, चाहे आप जेपी को याद करें और चाहे आप लोहिया को याद करें या आप कर्पूरी ठाकुर को याद करें, किसी को भी याद करें, अब आपकी ये छवि अब बनने से रही। क्योंकि समिता जी, होता यह है कि आखिरी समय में जो बड़े फैसले होते हैं, उससे ही आदमी के पूरे जीवन का, एक तरीके से कहा जाए, उसका चरित्र होता है, उसका आकलन होता है। तो अब नीतीश कुमार का आकलन जो है वो इसी तरीके से होगा कि ये बीजेपी की पालकी ढोने वाले हैं, ये वक्फ बोर्ड के मसले पर बीजेपी का साथ देने वाले हैं, सांप्रदायिकता के मसले पर ये बीजेपी के साथ खड़े होने वाले हैं, सामाजिक न्याय के मसले पर ये बीजेपी के साथ खड़े होने वाले हैं, यानी सामाजिक न्याय के खिलाफत में खड़े होने वाले हैं। तो ये आरएसएस की पालकी ढोने वाले हैं, यही संदेश जो है वो जाएगा। इस तो नीतीश कुमार के बारे में यही संदेश जा रहा है। अब ये विपक्ष के ऊपर, और खासतौर से चूंकि वहां सबसे बड़ा विपक्षी दल आरजेडी है, उसके नेता तेजस्वी यादव है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इस बात को जनता के बीच लेकर जाते हैं। तेजस्वी जनता के बीच जा रहे हैं और सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं इस काम को पहुंचाने के लिए। जब भी वो बात करते हैं, चाहे मीडिया से बात करें चाहे जनता से बात करें, नीतीश कुमार के ऊपर इन मसलों को लेकर हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी के 5 महीने में 5 दौरे हो चुके बिहार के, वहां भी उन्होंने लगातार संविधान बचाओ सम्मेलन किए, और जब भी जाते हैं तो संविधान के मसले को भी बनाने की कोशिश करते हैं। यानी सर मित्रा जी, तैयारी केवल नीतीश कुमार को घेरने की नहीं है, इंडिया गठबंधन की अगर कहा जाए तो वो तैयारी पूरी बीजेपी, एनडीए और नीतीश कुमार सबको घेरने की है। चाहे ये मिलकर चुनाव लड़ें और चाहे ये अलग होकर चुनाव लड़ें, इनको इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से घेरेगा और मुद्दों पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। इधर समिता जी, ये खबर ये आ रही है कि एनडीए में गड़बड़ियां और तेज शुरू हो गई हैं, और अभी तक जो हनुमान जी थे मोदी जी के, चिराग पासवान, वही दम भर रहे थे कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, क्या उनकी पार्टी है, रालोपा या रालोमो जो भी है, उसके जो रालोसपा। नेता हैं, हाँ रालोसपा, तो अब उसका नाम कुछ चेंज हो गया है उनका। तो अब उनकी 8 जून को एक महारैली है, और उनका दावा है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लेंगे, वो भी चुनाव लेंगे। और इससे पहले वो कह रहे थे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो एनडीए डूबेगा, ये उनका कहना था। और अभी उन्होंने पीएमसीएच का मसला जो था उसको लेकर एक ट्वीट किया, उस ट्वीट पे उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि उन्होंने नीचे से हाथ लगाया और कहा कि आपने बहुत काम किया है और सब जगह विकास का काम पहुंच रहा है, लेकिन पीएमसीएच में गड़बड़ियां बहुत है, उसको ठीक किया जाए। तो यानी नीतीश कुमार पर उन्होंने भी इस तरीके से हमला बोल दिया। तो समिता जी, लग ये रहा है कि आने वाले समय में बिहार में एनडीए उस स्वरूप में नहीं होगा जिस स्वरूप में आज दिखाई पड़ रहा है। कई बागी जो है एनडीए में तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि ये तमाम दल जो हैं, जो जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ में, इनको ये लगता हो कि जेपी नड्डा ने जो बिहार में जाकर कहा था कि बीजेपी अकेली रह जाएगी, सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, तो इनको सबको लगता हो कि अगर बिहार में बीजेपी को ताकत मिल गई तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो ये सब अलग अलग रास्ते भी चुन रहे हो और कोई नया गठबंधन भी बन रहा हो। लेकिन ये एनडीए रहे या टूटे, ये अलग हो या ना हो, इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीति जो तैयार है, उनके यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार है, नेतृत्व का सवाल भी तैयार है, और वो उनके मुद्दे भी तैयार हैं, उन मुद्दों पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो यानी उनको मुद्दों के लिए कोई गोल पोस्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सीटों के बंटवारे के लिए उनको किसी गोल पोस्ट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी समस्याएं एनडीए में दिखाई पड़ती हैं, इंडिया में ये सारी समस्याएं बिहार में दिखाई नहीं पड़ती हैं। समझते हैं जी बिल्कुल, एनडीए जो है बिखरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार चाहे जेडीयू के लोग हैं चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो या तो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब अभी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर लोगों ने सदस्यता कांग्रेस या आरजेडी की ग्रहण की है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये दल जो है ये अब इस बार बदलाव लाकर रहेंगे, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है
उसने भी, जो पिछले बार बसपा और ये रालोसपा के साथ मिलकर ही इन लोगों ने वो ग्रेट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, एक तीसरा मोर्चा जो बिहार में बना था, और उसमें ओवैसी को मिली थी 5 सीटें और 1 सीट बस अब रह गई क्योंकि 4 लोग आरजेडी में चले गए। लेकिन अब अख्तरुल इमान का ये कहना है कि हम फिर से आपके साथ आने तैयार हैं और आप बड़े भाई हैं और बड़े को ही ये तय करना होता है कि दोस्ती कैसे होगी और कैसे निभाई जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आरजेडी की तरफ ओवैसी जो है उन्होंने कह दिया है कि हम आपके साथ आने तैयार हैं, क्योंकि हमको बिहार में अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करना है, सेक्युलर लोगों के लिए काम करना है, हमको धर्म जो धर्मान ताकतें हमको उनको बाहर करना है, ये बोल दिया है ओवैसी ने। तो अब वो तो समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। उधर अमलेंदु जी, पिछले बार 30 अप्रैल को घोषणा की थी मोदी कैबिनेट ने कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 15 मई को राहुल गांधी पहुंचते हैं दरभंगा और वो कहते हैं कि देखो हमने कहा था और ये झुक गए, हमने इनको झुका दिया। जब राहुल गांधी ने उस अंदाज में ये बात कही तो बहुत ज्यादा बीजेपी को एकदम तकलीफ हो गई उस बात से कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी फिर आ रहे हैं कल, और इसके पहले अब ये डेट आ गई है, बाकायदा तारीख आ गई है कि अब हम मार्च 2027 तक हम जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना भी होगी, क्योंकि जो महिलाओं और पुरुषों से जो सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के, और उसमें तो एक जो है वह जाति और उपजाति को लेकर भी सवाल होने वाला है, ये बात आ गई है। तो फिर यहाँ पर एनडीए की ये कोशिश थी कि वो फिर से इसका क्रेडिट ले ले, लेकिन राहुल गांधी कल फिर पहुंचेंगे। क्या वो कल फिर ये बताएंगे कि देखो हमने इनको झुका दिया, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने ये कहा था कि जातिगत जनगणना अगर ये नहीं कराएंगे तो हम तो कराएंगे, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। और उसके बाद तुरंत मोदी सरकार ने डेट भी बता दी कि हम कब तक कराने वाले हैं। ये जो मोदी का बार बार दबाव में आना दिख रहा है, क्या ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए कमजोर हो रही है? या और ये जातिगत जनगणना का जो फैसला अभी 2027 में होना और आप अभी बता दे रहे हो, इसका मतलब बिहार चुनाव में आप इसको एक मुद्दा बनाकर इस पर लाभ लेने की कोशिश एनडीए करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या उसकी कोशिश कामयाब होगी राहुल के आगे? देखिए समिता जी, एक तो जो एनडीए की कोशिशें हैं वो अपनी जगह हैं और इंडिया गठबंधन की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों की कोशिशों में अंतर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी ने एक तरीके से सरकार को मजबूर कर दिया। ऐसा राहुल गांधी ने पहले कहा भी कि आप जो कहो मैं मोदी जी के मुंह से वो कहलवा सकता हूँ। राहुल गांधी ने काफी ज्यादा वायरल होता है। और सरकार उनकी, सिस्टम हमारा, ये भी वो कहते हैं कि भाई ये इस सरकार से आप जो कहिए हम करा सकते हैं। और ये हुआ कि राहुल गांधी ने, मतलब कांग्रेस ने जो अपना लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र की चीजों को ही, बहुत सारी चीजों को इस सरकार ने आखिर में लेकर आई। जिस मंगल सूत्र और ये सारी बातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन सबसे पलटते हुए नजर आए। तो यानी आप एजेंडा वही लागू करेंगे और आपको मजबूर होना पड़ता है कि आप वही एजेंडा लागू करें जो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं। इसी तरीके से जातिगत जनगणना का मसला जो है ये राहुल गांधी लंबे समय से उठा रहे हैं। लोकसभा में कितने अपशब्दों का प्रयोग उनके लिए अनुराग ठाकुर ने किया था, जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, और राहुल गांधी ने उस पर कहा था कि भाई आप मेरी कितनी भी अपमान कर लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अर्जुन की तरीके से जिसे मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी, तो मुझे मछली की आंख दिखाई पड़ रही है जातिगत जनगणना, और वो हम इस सदन से कराकर रहेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा था। तो अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार जो है किस तरीके से राहुल गांधी के एजेंडे के सामने झुकती हुई नजर आती है, और उसको वो सारे काम करने पड़ रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन वो इसमें क्या हेराफेरी कर सकती है, ये देखना है। क्या 2027 में जातिगत जनगणना कराने से पहले मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाएगी? शक ये भी जाहिर किया जा रहा है। 27 का समय इसीलिए चुना गया है ताकि मध्यावधि चुनाव हो जाए, उसमें भी जाया जाए कि देखो हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे आकर के, और सरकार नहीं बनती है तो भाई जो नई सरकार बनेगी वो जाने, और अगर बन जाती है तो हम फिर भूल जाएंगे उस मसले को। तो ये भी चल रहा है। तो बहुत सारे थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने एनडीए के ऊपर और मोदी जी के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर अपना एक प्रभाव जो है वो डाला है, और वो उसके दबाव में सरकार जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, और मोदी सरकार का दबाव जो है वो दबाव में किस तरह से, ये तो दिख ही रहा है। दूसरी तरफ अहंकार भी बहुत नजर आ रहा है। अमलेंदु जी, अभी एक वीडियो सामने आया है बिहार का, जिसमें जो बीजेपी के मंत्री हैं वो बलात्कार पीड़िता के परिजनों को धक्का दे रहे हैं। उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और ये उसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसे ये अहंकार जो है बीजेपी को और नीतीश कुमार को ले डूबेगा। एक बार देखते हैं इस वीडियो को।
वो बेटा कसम खाओ सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। हम पीएमसीएच नहीं ना, हम पीएमसीएच नहीं ना, नहीं नहीं सर, ये बहुत पढ़ाई किया बच्चे को साथ में सर, आप नहीं वो बेटा कसम खाओ सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। ये इस तरह के जो वीडियो आते हैं अमलेंदु जी, अब चूंकि अब हम ग्राउंड पे नहीं, लेकिन जो वहां पर हैं, क्या उन लोगों में वाकई ये सारी संवेदनशीलता मर चुकी है? कैसा लगता है कि ये लोकतंत्र है और जो आदमी है वो गुहार लगा रहा है, पीड़ित है, हाथ जोड़े हुए है, और जो सत्ता में बैठा है वो उसको धक्का दे रहा है? ये इस तरह का लोकतंत्र मोदी ने बना दिया है। नीतीश कुमार क्या इसी तरह से राज करेंगे जो ये कह रहे हैं कि हम लोग फिर से आएंगे और हम फिर से ये बिहार के विकास के लिए काम करेंगे? ये बिहार का विकास होगा इस तरह से? देखिए समिता जी, बिहार का विकास इस तरीके से कैसे होगा ये तो नीतीश कुमार जानेंगे, लेकिन अब तक नीतीश कुमार ने क्या किया है? अगर विकास है तो यही विकास है, यही सुशासन है कि बलात्कार पीड़िता के परिजन अगर मिलने जाए तो मंत्री धक्के देकर भगाएं। यही आपकी संवेदनशीलता है, यही आपका जो है वो जेपी को याद करने का तरीका है। आज ये वीडियो अगर वायरल हो रहा है समिता जी, तो आज आप जेपी को याद कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जेपी को याद किया जाएगा। जेपी अगर आज होते तो बहुत जोर की डांट नीतीश कुमार को लगाते कि नीतीश कुमार तुम बहुत ही नाकारा साबित हुए हो। मुझे लगता है कि जेपी ऐसा करते हैं अगर जेपी आज होते। तो ये समिता जी जिस तरीके से चीजें चल रही है, दूसरा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसको तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट किया है कि वो बलात्कार पीड़िता की माँ का उपचार करने के लिए डॉक्टर गया तो उसको आरोपियों ने पकड़कर पीटा बुरी तरीके से, पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांधकर उसको बुरी तरीके से पीटा, मतलब डॉक्टर को लहूलुहान कर दिया। तो क्या अब जो बिहार है वो बलात्कारियों का स्वर्ग होता जा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना हुई और घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, ये वीडियो सामने आ रहा है, तो ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ से चीजें बिल्कुल निकल चुकी हैं। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये साफ तौर पे समझ में आता है, और नीतीश कुमार केवल शोपीस मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो कुछ भी घोषणा करें, चाहे जेपी को याद करें, चाहे किसी को याद करें, होना जाना कुछ नहीं है। बिहार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और अगर अभी इस वीडियो की हम चर्चा करें तो इसमें जैसे वो धक्का दे रहे हैं, और वहीं हम सोचे तो राहुल गांधी वो आते हैं, वो लोगों से मिलते हैं। अगर क्योंकि अभी पुंछ का एक वीडियो सामने आया था जहां पर पीछे से सरदार जी आ रहे थे और सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका, तो राहुल गांधी ने उनको अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा, उनकी बात सुनी। तो ये राहुल गांधी हैं जो पीड़ितों को अपने पास बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। और दूसरी तरफ ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह से पीड़ितों को धक्का देते हैं। मतलब एक तो वो जनता है, आप किसी हाल में जनता को धक्का देंगे तो जनता एक दिन आपको धक्का दे देगी, ये बात बीजेपी को याद रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, वो व्यक्ति पीड़ित भी था तो उसके लिए तो कुछ अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये संवेदनशीलता बीजेपी में सिरे से गायब है। और उसमें बेशर्मी ये है कि जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बिहार की बात नहीं कर रहे, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि उन्होंने एक लिखा है कि कर्नाटक की घटना को लेकर कि वहां पर ये कांग्रेस के होते और उम्मीद क्या की जा सकती है, और उसमें संवेदनशीलता तो है नहीं। तो मंगल पांडे को बाकी सब जगह की चिंता है, उनको बिहार की चिंता नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने उनको जो नाम दिया है वो मेरा ख्याल है सही भी है। और उसी तरीके से बिहार में अब सब कुछ अमंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार और वो मिल रहे हैं महिलाओं से, मिल रहे हैं दलित बच्चों से। उधर तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से न्याय दिलाएंगे युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को। तो ये पूरा जो माहौल है, एनडीए का जो बनाया हुआ माहौल है, उसको इंडिया गठबंधन बदलने की तैयारी में है। कल का राहुल गांधी का जो दौरा होगा उसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से भी शायद उनकी मुलाकात हो सकती है, और जब दोनों नेता मिलेंगे तो हो सकता है चुनाव को लेकर कुछ और मजबूत रणनीति बनाई जाए। लेकिन फिलहाल जमीन पर दोनों नेता मजबूती से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका असर है कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो अमलेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।